गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम 4 और 5 मई 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। सॉरी गाइस, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया 4 तारीख का, बिकॉज ऑफ कल मैं वीकली वीडियो बना रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। सो कल का मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं बना पाया। तो आज हम 4 और 5 मई 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए। सो आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स के वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही में आपके नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए और देश और दुनिया में जो रोज़ घटनाएं बनती हैं उन सब के बारे में जानने के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में भारत का मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट कितना रहा? तो मित्रों, इसका आंसर है ए, $30.21 बिलियन। मित्रों, अप्रैल 2021 में भारत का जो मर्केंटाइल जो एक्सपोर्ट है वो $30.21 बिलियन रहा है। मित्रों, अप्रैल 2021 में भारत का जो व्यापारिक जो निर्यात है वो $30.21 बिलियन रहा है। 2020 की कंपैरिजन में हम बात करें तो ये 197% बढ़ोतरी हुई है इस साल। बिकॉज हम जानते हैं मित्रों, अप्रैल 2020 में मित्रों भारत में लॉकडाउन था, और लॉकडाउन था इसलिए कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कंपनियां प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बंद था। इसीलिए मित्रों उस साल उतना एक्सपोर्ट नहीं हुआ। पर इस साल मित्रों एक्सपोर्ट में 197 की बढ़ोतरी हुई। मित्रों, हम इंपोर्ट की बात करें तो मित्रों इस साल अप्रैल 2021 में मित्रों हमने $45.45 बिलियन का 45.45 बिलियन अमेरिकन डॉलर का मित्रों हमने इंपोर्ट करवाया है। इसकी 2020 की कंपैरिजन में हम बात करें तो मित्रों ये 165.99% ज़्यादा है, मतलब कि 166% बढ़ोतरी आप ऐसा भी कह सकते हैं। मित्रों, हमने किस किस सेक्टर में हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है? तो मित्रों हमने रत्न और आभूषण, जो भी ज्वेलरीज होते हैं, सोना चांदी, उन सब में, जूट, गलीचा, हस्तशिल्प जो भी हम चीज़ वस्तु बनाते हैं उन सब ने, चमड़ा और चमड़ा के जो मतलब कि चमड़े में से जो भी चीज़ वस्तु बनती है उन सब में हमने सबसे ज़्यादा मित्रों एक्सपोर्ट किया है। हम जानते हैं मित्रों कि 2020 की कंपैरिजन में 2021 में हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। बिकॉज ऑफ 2020 में मित्रों हमारी इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। 2020 की पहली जो हम बात करें तो पहली वीक में हमारा जो मित्रों जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 23.9% की उसमें गिरावट आई थी हमारी इकोनॉमी में। बहुत ही ज़्यादा आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी घटना बनी है कि मित्रों इतनी ज़्यादा इकोनॉमी हमारी गिर चुकी थी। पर फिर भी आफ्टर लॉकडाउन बहुत ही अच्छा हमारे इकोनॉमी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई अच्छी से। और इस बार मित्रों अप्रैल 2021 में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा, सामने हमें इंपोर्ट भी। और अप्रैल 2021 में मित्रों इंपोर्ट इसलिए बढ़ा है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोरोना की जो सिचुएशन है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। हमारे देश में मित्रों ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन इक्विपमेंट नहीं है, मेडिकल के इक्विपमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो इन सब के इंपोर्ट में मित्रों बहुत ही ज़्यादा खर्च हुआ है इस साल, इसलिए ये इंपोर्ट इस साल भी बहुत ही बढ़ा है। मित्रों, हम अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट करा है उस सब के बारे में हम बात करें तो मित्रों हमारा जो मर्केंटाइज जो इंपोर्ट था वो 2020 से लेकर 2021 के बीच $290 बिलियन जितना रहा है, और हमारा इंपोर्ट $389.18 बिलियन जितना रहा है। ओवरऑल हम बात करें तो हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है मित्रों 98.56 बिलियन जितनी रही है। सर्विस सेक्टर में भी सेम मित्रों जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है दोनों में ही गिरावट हमें को देखने को मिली है। और हमारा जो नेट सर्विस है मित्रों वो $85.81 बिलियन जितना रहा है। ओवरऑल हम बात करें सर्विस सेक्टर और जो मर्केंटाइल दोनों को हम मिलाकर हम बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में ही हमें गिरावट मिली है। और टोटल हमारा जो
मार्च अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच हमारा जो फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल ओवरऑल हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 12.74 बिलियन डॉलर जितना रहा है। तो मित्रों, अगर आप कोई मेंस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अगर इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन आए इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, तो उसमें ये डिटेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी डिटेल है मित्रों, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना मित्रों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने गंभीर कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इसके तहत जो करदाताओं है उनके विभिन्न राहत उपायों की घोषणा की है। तो मित्रों, हमें सरकार की हम बात करें तो मित्रों इसका आंसर है सी, जीएसटी। तो मित्रों, हाल ही में कोविड-19 के सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गई है और इसीलिए मित्रों सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी जो जीएसटी है उसमें राहत दी है। और विलंबित जो मतलब कि जो कर देने में जो टैक्स देने में विलम्ब हुआ उसमें मित्रों प्रति वर्ष 18% की सामान्य दर से बदलकर ब्याज की कम दरें भी निर्धारित की गई है। मित्रों, हाल ही में हम बात करें तो मित्रों सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट हम जो इंपोर्ट करवाते हैं उनमें जो ड्यूटी लगती है उसमें मित्रों 28% की ड्यूटी लगती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे घटाकर 12% कर दिया है। अब जीएसटी के बारे में हम बात करें तो मित्रों जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? मित्रों, हमारे देश में 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसके द्वारा हमारे संविधान में जीएसटी को ऐड कर दिया गया। और मित्रों जीएसटी की शुरुआत मित्रों 1 जुलाई 2017 को उस टाइम हमारे जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली सर, उनके द्वारा जीएसटी है वो शुरू किया गया है। और मित्रों हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिन मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें मित्रों सुधार की व्यवस्था कब शुरू हुई? तो 1986 में जब मित्रों विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी उस टाइम मित्रों सबसे पहले मित्रों इनडायरेक्ट जो भी टैक्सेस थे उनमें सबसे पहले अमेंडमेंट लाया गया था। ओके गाइस, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे मित्र है निर्मला सीतारामन, और निर्मला सीतारामन ही मित्रों प्रेजेंट टाइम पे जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान का 10वां दीक्षांत जो समारोह है वो कब आयोजित किया गया? तो मित्रों इसका आंसर है इसका आंसर है बी, 2 मई। मित्रों 2 मई को मित्रों सत्यजीत रे है उनका जन्मदिन है और इस साल मित्रों उनकी 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है। मित्रों उनका जन्म 2 मई 1921 को मित्रों बंगाल में उनका जन्म हुआ था और वो बंगाल के फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। मित्रों 1955 में उन्होंने अपने डायरेक्टर की जो करियर थी उनकी शुरुआत की थी। सत्यजीत रे मित्रों बहुत ही फेमस फिल्म मेकर थे, बंगाली सिनेमा में वो बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर थे। मित्रों उनको 1958 में पद्मश्री, 1965 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। मित्रों उनको 1984 में दादा साहेब फाड़के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 1991 में मित्रों उनको ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 1992 में उनको मित्रों भारत रत्न भी मिला है 1992, और 1992 को ही उनका निधन भी हुआ है और इस साल मित्रों उनकी 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल जीवन मिशन पर एनुअल एक्शन प्लान किस राज्य ने जारी किया है? तो मित्रों इसका आंसर है डी, हरियाणा। तो मित्रों हाल ही में, सॉरी गाइस इसका आंसर डी नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। सॉरी गाइस, आप बदल देना, सॉरी गाइस मेरे ऑप्शन में गलत हो गया है। इसका आंसर बी है, हिमाचल प्रदेश। मित्रों जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश में मित्रों हर घर जल राज्य बनाने की एक रिपोर्ट जारी की गई और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे मित्रों जयराम ठाकुर, उनके द्वारा मित्रों ये लक्ष्य रखा गया कि हम 2022 तक 2 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में मित्रों हम हर घर जल पानी पहुँचाएंगे। अब यह मिशन मित्रों हर घर जल जो पानी मिशन है मित्रों ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम करता है। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम करता है तो जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई? तो अगस्त 2019 में मित्रों जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है और मित्रों
जल जीवन मिशन का लक्ष्य मित्रों 2024 को यह है, 2024 तक हम हर घर के ग्रामीण परिवारों में पाइपलाइन के द्वारा हम हर घर में पानी पहुंचाएंगे। ये 2024 तक उनका लक्ष्य था। और मित्रों ये जल जीवन मिशन किसने शुरू किया? तो हमारे जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो मित्रों गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे प्रेजेंट टाइम पे जल शक्ति मंत्री है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किस हाईकोर्ट के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फरियाद दाखिल की है? तो मित्रों इसका आंसर है बी, मद्रास हाईकोर्ट। तो मित्रों हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने मित्रों हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, तो उनको मित्रों बहुत जो हमारी जो कोविड-19 सिचुएशन है उनमें मित्रों उन्होंने बंगाल, फिर बात करें तो असम है, तमिलनाडु, केरल, इन सब में उन्होंने इलेक्शन करवाया। और जिसकी वजह से मित्रों कोरोना की जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली। और इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने मित्रों सुशील चंद्रा जी को बहुत ही ज़्यादा फटकार लगाई है। और उसके डिफेंस में मित्रों सुशील चंद्रा जी सुप्रीम कोर्ट में मित्रों गए हैं। राहत मिले इसलिए वो वहाँ पे पहुँच गए। पर मित्रों सुप्रीम कोर्ट ने भी मित्रों उनको कोई राहत नहीं दी। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि मित्रों कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो बोला है वो सही है कि आपको ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में इलेक्शन नहीं करवाना था, फिर भी आपने इलेक्शन क्यों करवाए? और कोई राहत मित्रों उनको नहीं मिली और उनकी जो याचिका थी उनको बर्खास्त भी कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्रा जी, उनको नियुक्त किया गया। बिकॉज उसके पहले जो सुनील अरोड़ा थे वो अप्रैल 2021 में ही रिटायर हुए थे। और उसके बाद मित्रों जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मित्रों न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस कौन है? तो मित्रों प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो मित्रों एन.वी. रमन्ना प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एन.वी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कौन सी योजना जारी की है? तो मित्रों वित्त मंत्रालय ने कौन सी योजना जारी की है? तो इसका आंसर है ए, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना। बराबर, मतलब कि अब इस योजना के तहत क्या होगा कि मित्रों इस योजना का पहला चरण जो फर्स्ट पार्ट है वो पूर्वोत्तर जितने भी राज्य है, जैसे हम बात करें असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, फिर सिक्किम, इस जैसे जो पूर्वोत्तर राज्य है, तेमज पहाड़ी जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उन सबको मित्रों पहले चरण में मित्रों 2600 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। दूसरे चरण में बात करें तो 704 करोड़ रुपए की राशि को निर्धारित किया गया है और ये सभी राज्यों को प्राप्त होगा। और 15 में हमारे जो वित्त आयोग के पुरस्कार के जो अनुसार जो भी हमारे जो हिस्से अनुपात है मतलब बराबर, उसके द्वारा सेंट्रल और स्टेट दोनों को उसके द्वारा वो राशि को आवंटित किया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हमारे प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जायलोपिस दीपकी नाम की सांप की नई प्रजाति कौन से राज्य में पाई गई है? तो मित्रों इसका आंसर है सी, तमिलनाडु में। तो मित्रों हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोपिस दीपकी नाम की एक जो सांप की नई प्रजाति है वो खोजी गई है। मित्रों यह सांप ओनली फॉर 20 सेंटीमीटर की लंबाई है उस सांप की। और इस सांप की जो इस प्रजाति है उनका नाम किसके नाम पे रखा गया है, यह एग्जाम में अक्सर पूछा गया जाता है मित्रों। तो इस प्रजाति का नाम हमारे भारतीय जो हेपर्टोलॉजिस्ट जो दीपक वीरप्पन है उनके नाम पर इस प्रजाति के नाम इस प्रजाति के जो सांप होते हैं उनका नाम उनके नाम पर रखा गया है। ओके, क्योंकि उन्होंने मित्रों जो लकड़ी की जो जाइलोफेनी जो है वो बनाने में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, योगदान दिया है अपना। और उनके नाम पर मित्रों जो दीपक वीरप्पन है उनके नाम पर ही मित्रों सांप की जो नई प्रजाति खोजी गई है उनका नाम उनके नाम पर रखा गया है। अब तमिलनाडु में खोजी गई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं मित्रों। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु में हाल में मित्रों इलेक्शन हुआ है।
इसलिए अब जो भी नए मुख्यमंत्री आएंगे उनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपके। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, तो बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो मित्रों इसका आंसर है बी 3 मई। तो हर साल मित्रों 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और मित्रों इस साल की मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की 2021 की थीम क्या है? तो मित्रों इस साल की थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक बॉडी। ऐसा इस साल की है, बराबर है। इस साल की थीम क्या है मित्रों? तो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक बॉडी, ऐसा इसके साल की थीम है। एक सार्वजनिक भलाई के रूप में जानकारी, यह थीम है मित्रों। और मित्रों 1993 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो फ्रीडम डे के रूप में उसे मनाया जाता है हर साल, बराबर। अब यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो मित्रों यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। उसकी स्थापना कब हुई? तो मित्रों 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में उसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को के चेयरपर्सन कौन है? तो मित्रों ऑड्रे अजोले प्रेजेंट टाइम पे यूनेस्को के चेयरपर्सन। और मित्रों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी इस साल जारी किया गया है। 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में मित्रों हमारे इंडिया की रैंकिंग अक्सर पूछी जाती है। तो 180 कंट्री के जो 180 कंट्री के ये रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें मित्रों इंडिया 142 रैंक पर है, याद रखना। ओके, बहुत ही ज़्यादा खराब हालत है बिकॉज हमारे देश में प्रेस की ऐसी कोई फ्रीडम होती नहीं है, बराबर। हमारे देश में ऐसे कोई अच्छी तरह से प्रेस को बताया नहीं जाता, पर ठीक है, चलता है, जैसे चलता है वैसे चलने देते हैं। ओके, पर याद रखना मित्रों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंकिंग है वो याद रखना, तो 142 इसकी रैंकिंग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी ने यूके में 240 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की? तो मित्रों इसका आंसर है सी सीरम इंस्टीट्यूट। तो मित्रों सीरम इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे स्थित है, पर अभी क्या हुआ है कि मित्रों सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ है आदिर पूनावाला, तो मित्रों उनको बहुत ही ज़्यादा धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हमारे सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है, सभी राज्यों के जो मंत्री होते हैं बड़े बड़े, वो मंत्री उनको फ़ोन कर मारने की धमकी दे रहे हैं। और उससे डर कर मित्रों जो आदर पूनावाला है मित्रों, वो अपने परिवार के साथ यूके चले गए हैं। और वहाँ से ही वे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे और वहाँ से ही वो लोग कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वापस इंडिया में भेजेंगे। अब सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में हम जान लेते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट क्या है। तो मित्रों सीरम इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट कंपनी है, बराबर। वो वैक्सीन और सभी ऐसी दवाएं होती है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग मित्रों जो करती है कोई कंपनी, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? तो मित्रों 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। और मित्रों इसके फाउंडर कौन है? तो मित्रों साइरस पूनावाला इसके फाउंडर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ और हम बात करें तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है? तो सीईओ और प्रेसिडेंट एक ही है, आदिर पूनावाला प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है। अब आदिर पूनावाला यूके चले गए हैं, तो यूके के बारे में भी जान लेते हैं मित्रों। तो मित्रों यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी है। और प्रेजेंट टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मित्रों बोरिस जॉनसन प्रेजेंट टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर है। और जो बोरिस जॉनसन थे वो हाल ही में मित्रों भारत में आने वाले थे, बराबर, पर उन्होंने भारत का जो प्रवास था वो रद्द कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में G7 बैठक में किस देश ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु जो निशस्त्रीकरण है उसकी दिशा में काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो मित्रों उसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। मित्रों यूएस, जापान, साउथ कोरिया, इन सब ने मित्रों G7 की जो कोरियाई प्रायद्वीप है उनमें परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए परमाणु निशस्त्री के दिशा में काम करने के लिए अपनी सहमति भी व्यक्त की है। तो G7 की बैठक में हुई है, तो G7 में कौन कौन सी कंट्री है ये जानना बहुत ही जरूरी है मित्रों। तो G7 में मित्रों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस और यूके, ये 7 देश G7 में शामिल है। अगर G8 पूछा है तो इसमें रसिया भी शामिल हो जाएगा। और G20 पूछा है तो ये सब दिखा है स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। और भारत भी मित्रों G20 का एक सदस्य देश भी है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा
जाए कि भारत क्या G20 का सदस्य है, तो हाँ, भारत G20 का एक सदस्य देश भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की जाएगी? तो मित्रों इसका आंसर है ए, यूएई। तो मित्रों हाल ही में यूएई में मित्रों एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 आयोजित की गई। अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मित्रों, और जो कैंडिडेट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, याद रख लेना, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा। ये क्या होता है कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर आप याद कर लोगे ना, तो एग्जाम में आएगा ना तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा, ठीक है। अब यूएई में करवाए जाएंगे 2021 के एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो यूए के बारे में जान लेते हैं। यूएई का फुल फॉर्म अगर अक्सर एग्जाम में पूछा है तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। इसके कैपिटल है मित्रों अबू धाबी। करेंसी मित्रों क्या है, तो यूएई दिरहम है। और प्रेजेंट टाइम पे यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, तो खलीफा बिन जायद अल नह्यान यूएई के प्रेजेंट टाइम पे क्या है, प्रेसिडेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर है टी रवि कुमार को, रविशंकर। मित्रों हाल ही में हमारे जो 4th डेप्यूटी गवर्नर थे के कानूनगो, तो मित्रों उन्होंने रिटायरमेंट इनका रिटायरमेंट हो गया, और इसलिए टी रविशंकर को उनके स्थान पर मित्रों नियुक्त किया गया आरबीआई का 4था डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे। अब आरबीआई का ये गवर्नर आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं? तो मित्रों आरबीआई में मित्रों एक मेन गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो हाल में आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो मित्रों एक तो यही है, एक टी रविशंकर है। उसके बाद हम बात करें तो कहते हैं कि एस राजेश्वर राव है। थर्ड है मित्रों डॉक्टर एम.डी. पात्रा है। और 4th नंबर है मित्रों एम.के. जैन। ये 4 हमारे डेप्यूटी गवर्नर है। और गवर्नर कौन है मित्रों? शक्तिकांत दास हमारे गवर्नर है। और शक्तिकांत दास मित्रों आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो मित्रों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई है। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो मित्रों 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मित्रों? मुंबई में आरबीआई के हेडक्वार्टर है। जो अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है, तो मित्रों याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। और ऐसा पूछा है कि मित्रों आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में आरबीआई की स्थापना हुई थी। बट 1937 में कलकत्ता से हेडक्वार्टर को बदल कर मुंबई रख दिया गया, और अभी मुंबई ही है। ओके, चलते हैं। तो मित्रों अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। आज मैं आपके लिए 2 फैक्ट्स लाया हूँ, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हैं, बराबर। पहला है मित्रों पॉलिटी से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 311 के तहत, यानी कि 311 जो आर्टिकल है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो मित्रों जम्मू कश्मीर में सरकारी शिक्षक को बिना जांच के आर्टिकल 311 के तहत बर्खास्त किया गया। हाल ही में ये घटना घटी है। अब आर्टिकल 311 है क्या? तो मित्रों इसमें यह बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उसके अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं उनको उनके पद से बर्खास्त करने के लिए, उनको निष्कासित करने के लिए या कमी करने के लिए ये संबंधित है। आर्टिकल इससे संबंधित है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 के उपखंड 4 में यह बताया गया है कि जहां राष्ट्रपति या कोई राज्यपाल हो इस बात से संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की ऐसी जांच करना उचित नहीं है, तो वो जांच को छोड़ भी दे सकते हैं। वो किसके हाथ में है? का तो प्रेसिडेंट के हाथ में है या तो राज्यपाल के हाथ में। तो प्रेजेंट टाइम पे मित्रों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मित्रों प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो जे मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू थे मित्रों, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओके, हाल ही में वो कह गए, बराबर। गिरीश चंद्र मुर्मू हाल ही में भारत के कह गए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है वो। और प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी गवर्नर कौन है मित्रों? तो प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है मित्रों? तो वो है मित्रों मनोज सिन्हा। अब चलते हैं आगे दूसरे फैक्ट की तरफ। अब ये घटना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है मित्रों।
बिकॉज अभी क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पृथ्वी की दूरी में ये बदलाव थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी है ना एक अध्ययन किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, जुदी जुदी कंट्री के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा एक जांच की गई और उन्होंने ये जांच की कि वैश्विक तापमान की वृद्धि के कारण, बराबर, वैश्विक तापमान की जो वृद्धि हुई, वैश्विक जो तापमान है हमारा, जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने के कारण ग्लेशियर के जो महत्वपूर्ण पिघलने का एक कारण के दौरान हमारे ग्रह की रोटेशन की जो दूरी है वो 90 दशक से सामान्य से अधिक चल रही है। मतलब क्या हुआ है कि मित्रों, अभी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो असर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब इससे क्या हो रहा है कि इसकी वजह से मित्रों हमारे जो पृथ्वी पर का जो टेम्परेचर है ना वो दिन ब दिन बढ़ जाता है। अब वर्ल्ड टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर होते हैं, जो पैसिफिक और अटलांटिक महासागर में जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहा है कि वो धीमे धीमे पिघलने लगे और पिघलने की वजह से हमारे पृथ्वी की जो धरी है ना वो रोटेट हो रही है। ओके, और नासा के मुताबिक 20वीं सदी के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि स्पिन एक्सिस प्रति वर्ष करीब 10 सेंटीमीटर बढ़ती है। मतलब कि एक सदी से अधिक जो ध्रुवीय गति है वो 10 मीटर तक अधिक है, ऐसा बारे में पता चलता है। तो प्लीज़ गाइस ध्यान रखना, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सबके लिए। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना, और जिससे क्या होता है कि वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बढ़ा सके। ओके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।